नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये समसामयिक कलाकारों से संबंधित है और प्रदोष दास गुप्ता और अन्य नामों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि समसामयिक कलाकारों से लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 30-35 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात होती है। प्रत्येक कलाकारों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तब जा करके काम बन पाएगा, चाहे वो प्रदोष दास गुप्ता हो या विद्यासागर उपाध्याय हो या फिर हेमंत सेन हो या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हो के हैब्बर हो। बहुत सारे नाम आते हैं, प्रत्येक को आपको याद रखना होगा बेटा, तब जाके काम बन पाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रदोष दास गुप्ता के साथ साथ अन्य कलाकारों को देखेंगे। प्रदोष दास गुप्ता आप जानते होंगे बेटा 1912 में जन्म होता है, 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग ये 95-94 साल के रहते हैं। प्रख्यात मूर्तिकार हैं प्रदोष दास गुप्ता, ये याद रखना है, कभी इन्हें जो है चित्रकार के रूप में मत देखिएगा। प्रख्यात मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ है? 1912 ईस्वी में ढाका में होता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी होती है बेटा, वहीं प्रदोष दास गुप्ता का जन्म होता है। क्या है? मूर्तिकार है। कलकत्ता ग्रुप 13 यानी 43 बहुत फेमस है डाटा, बहुत फेमस है बेटा डाटा। भारत में यथार्थ के आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप था कलकत्ता ग्रुप, और कलकत्ता ग्रुप 1943 में एस्टेब्लिश होता है। आगे बात करते हैं कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कब और किसने की है? तो मूर्तिकार हैं प्रदोष दास गुप्ता। यही करते हैं, कब करते हैं? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्ता ने कलकत्ता ग्रुप को एस्टेब्लिश किया था और उसमें जो है बहुत सारे काम भी हुए हैं। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कहाँ हुई थी बेटा? तो कोलकाता नाम ही है, तो कोलकाता में एस्टेब्लिश भी होगी। आगे कला दुर्भिक्षा के समय कौन सा जो है ग्रुप स्थापित हुआ था? तो कला दुर्भिक्षा के समय या दुर्भिक्ष के समय मूल रूप से कोलकाता ग्रुप 43 ही एस्टेब्लिश होता है। यहाँ से भी काम बनता है। आगे बात करते हैं कलकत्ता में कुल कितने ग्रुप थे और कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने सदस्य थे, कितने कलाकार थे बेटा? तो 8 थे। प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकार थे, शुभो टैगोर, गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, हेमंत मिश्र, पारतोष सेन, रस्थिन मित्रा, जैनुलाब्दीन, ये सब जो है नाम कलकत्ता के ग्रुप से जुड़े हुए थे और जो है यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन लोगों का काम था कलकत्ता ग्रुप 43 को बढ़ावा देना। ये 8 लोग थे टोटल, ठीक है। कोलकाता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसेज कैसी के प्रयत्नों से कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो मिसेज कैसी जब बहुत मेहनत करती हैं तब पहली प्रदर्शनी 1944 ईस्वी में, 43 में स्थापना होती है, 44 में पहली प्रदर्शनी लगाई जाती है मुंबई में, याद रखना है। आगे कोलकाता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की जाती है बेटा? तो 1945 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की जाती है इसकी दूसरी प्रदर्शनी। कोलकाता ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की जाती है बेटा? तो अंतिम प्रदर्शनी 1950 में, 43 में स्थापना हुआ, 50 में अंतिम प्रदर्शनी हो जाती है। और कब होती है? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में मूल रूप से हो जाती है। और जानते होंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 में एस्टेब्लिश भी हो जाता है। तो कलकत्ता ग्रुप की अंतिम प्रदर्शनी 1950 में होती है, पहली प्रदर्शनी 1944 में होती है, ठीक। आगे बात करते हैं प्रदोष दास गुप्ता की बेटा। तो प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो आरंभ में ये जो है कलकत्ता के हिरणमय राय चौधरी से, तत्पश्चात चेन्नई के डीपी राय चौधरी से निर्देशन में मूल रूप से इन्होंने काम किया है। आप जानते होंगे डीपी राय चौधरी एक उच्च लेवल के, उच्च कोटि के जो है मूर्तिकार रहे हैं, मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस रहे हैं। प्रदोष दास गुप्ता भी अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, तो इसीलिए जो है इनका काम वहाँ से डीपी राय चौधरी से चला है। डीपी राय चौधरी से शिष्य रहे हैं, शिष्यत्व उन्हीं का जो है इन्होंने स्वीकार किया है। आगे बात करते हैं बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध किसने वर्ष 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप को एस्टेब्लिश किया था? 1943 में प्रदोष दास गुप्ता ने ही कलकत्ता ग्रुप को एस्टेब्लिश करते हैं। ये बंगाल शैली से आहत होकर के ग्रुप को एस्टेब्लिश करते हैं। आगे बात करते हैं प्रदोष दास गुप्ता की। तो इन्होंने कहा कि प्रदोष दास गुप्ता ने अपनी शिल्पियों में अधिकांश किस माध्यम में बनाए हैं? तो कांसा में, प्रस्तर में और टेराकोटा में इन्होंने ज़्यादा काम किया है। प्रदोष दास गुप्ता के प्रमुख शिल्प कौन से हैं? जैसे माँ की गोद हो गया, बहुत फेमस डाटा है बेटा, ये सीमेंट में बनाया गया। जय हिंद कांस्य में बनाया गया, और कंडोलेंस जो है ये कांस्य में बनाया गया है। जबकि सन बाथिंग ये कांस्य प्रतिमा है, और जो है एग ब्राइंड जो है ये भी मूल रूप से रचना किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की है। प्रदोष दास गुप्ता वही ढाका वाले हैं बेटा, अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, डीपी राय चौधरी के शिष्य हैं। ये नाम आपको पर्याप्त है, याद रखना, इतने में काम बन जाएगा। अगला नाम आता है गोपाल घोष का। ये भी समसामयिक कलाकार हैं, 1913 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनका जन्म कहाँ होता है बेटा? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। किसका? मूल रूप से आपने देखा गोपाल घोष का। गोपाल घोष का जन्म कहाँ हुआ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये एक रचना है बेटा लैंडस्केप, आप अच्छे से देख लीजिए, यह है लैंडस्केप।
लैंडस्केप और किसकी रचना है? गोपाल घोष की रचना है। गोपाल घोष से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो आइए देखते हैं गोपाल घोष के बारे में। गोपाल घोष ने 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर में पेंटिंग से डिप्लोमा प्राप्त किया और उसके पश्चात जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में इन्होंने निर्देशन का काम भी किया। कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? डीपी राय चौधरी के निर्देशन में प्राप्त की है। किसने? आपने देखा गोपाल घोष ने, जिसकी अच्छी पेंटिंग लैंडस्केप मानी जाती है। तो किसके निर्देशन में इन्होंने जो कला की शिक्षा प्राप्त की है? तो वो है डीपी राय चौधरी के निर्देशन में। आगे, भारतीय आधुनिक कला दृश्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता जो है गोपाल घोष ही माने जाते हैं। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता भी गोपाल घोष को ही माना जाता है। शिष्य किसके हैं? डीपी राय चौधरी के हैं। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग का जन्मदाता कौन है? ये बेटा जो है गोपाल घोष के ही जाते हैं। और कोलकाता ग्रुप में बोहेमियन कलाकार थे। बेटा बोहेमियन कलाकार वो हैं जिन्हें हम लोग गोपाल घोष के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे हेमंत मिश्र की। बेटा हेमंत मिश्र 2009 में इनकी मृत्यु होती है और बहुत फेमस नाम होते हैं। 1917 में जन्म होता है। कहाँ पे होता है? शिवसागर असम में हेमंत मिश्र का जन्म होता है। 13 अक्टूबर 1917 का दिन होता है जब हेमंत मिश्र इस धरातल पे आते हैं। अच्छे लेवल के कलाकार हैं, पूछे जाते हैं, बार बार आपको जो है परेशान करेंगे। हेमंत मिश्र की कला पे किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो अति यथार्थवादी कलाकार हैं। अति यथार्थवादी कलाकार याद रखना है। आगे, हेमंत मिश्र की कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव ज़्यादा रहा है? तो बेटा डाली और अर्नेस्ट से प्रभावित रहे हैं। डाली और अर्नेस्ट का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है हेमंत मिश्र के यहाँ पे। आगे बात करते हैं हेमंत मिश्र की। तो हेमंत मिश्र के कुछ चित्र हैं, जैसे कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव एयर, वर्स ऑन फायर, इको ऑफ अ सॉन्ग तथा द परफ्यूसिंग्स द फ्रेंडिंग। बेटा ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हेमंत मिश्र की रचनाएं हैं। हेमंत मिश्र द्वारा पुस्तक कौन कौन सी लिखा गया? तो भारतीय चित्रकला को लिखा है उन्होंने 1978 में। रूपार आंतरिक रूप यानी रूपार आंतर रूप किसकी रचना है? ये भी हेमंत मिश्र की रचना है, 1990 में लिखते हैं। और जो है देखो लुइड्स रूल सागर, ये किसकी रचना है? ये भी हेमंत मिश्र की ही रचना है। अच्छी रचना मानी जाती है। हेमंत मिश्र भी मूल रूप से किसके चेले थे? डीपी राय चौधरी के चेले थे। असम में इनका जन्म होता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं नीरज मजूमदार की। नीरज मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ बेटा? तो 11 मई 1916 को कोलकाता में नीरज मजूमदार का जन्म होता है। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई थे नीरज मजूमदार। नीरज मजूमदार की छोटी बहन सानू लाहिरी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? यानी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो चित्रकला और जो है कला शिक्षिका के रूप में सानू लाहिरी फेमस हैं। किसकी सिस्टर हैं? तो नीरज मजूमदार की सिस्टर हैं। अच्छा, कमल मजूमदार की भी ये सिस्टर मानी जाएंगी, कौन? सानू लाहिरी। याद रखना है, चित्रकार और कला शिक्षिका के रूप में सानू लाहिरी जानी जाती हैं। भारत की सर्वप्रथम और प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट कौन थी? तो सानू लाहिरी ही थी, सानू लाहिरी। आगे कहा जाता है विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला यानी जिसे पब्लिक उदाहरण के रूप में जानते हैं, वह कौन सी है? तो द स्फीयर ऑफ डबलिन जो है ये मूल रूप से सार्वजनिक कला है, कोई भी देख सकता है। या फिर मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट ये किसकी रचना है? तो ये भी मूल रूप से किसकी रचना है? नीरज मजूमदार की रचना है। तो मॉन्यूमेंट ऑफ लाइफ या फिर द स्फीयर ऑफ डबलिन किसकी रचना है? नीरज मजूमदार की अच्छी रचना मानी जाती है। किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का खूब प्रयोग किया है? देवनागरी लिपि नीरज मजूमदार के चित्रों में खूब दिखाई देता है, झलकता रहता है। और आगे कहा जाता है कि इस कलाकार ने आकृतियों के साथ ही चिन्हों और अक्षरों में अपने चित्रों को संयोजित किया है। तो चिन्ह और अक्षरों में भी चित्रों को बनाने का काम जो है, ऐसी कला नीरज मजूमदार के अंदर ही दिखाई देती थी, साफ झलकती थी। तो नीरज मजूमदार से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन्हें हम लोग देखने का प्रयास किया है। नीरज मजूमदार की जो है बहन पूछी जा सकती है सानू लाहिरी, तो उसे आपको याद रखना होगा। आगे हम लोग बात करेंगे भावेश चंद सान्याल की यानी बीसी सान्याल की। बीसी सान्याल शॉर्टकट में बहुत बार पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है बेटा? तो धुबरी असम में इनका जन्म होता है, 1902 ईयर होता है और 22 अप्रैल का दिन होता है। ये एक अच्छी रचना मानी जाती है बेटा। शिव की मुखाकृति किसकी है? बीसी सान्याल की है, जिसे हम लोग भावेश चंद सान्याल के नाम से जानते हैं। किस कलाकार को कला का सम्राट कहा जाता है यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाता है? बेटा कला का सम्राट जो है वो किसे? भावेश चंद सान्याल को ही कहा जाता है। किस कलाकार ने अपने जीवन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947 और 1971 में विभाजित होते देखा? तो बेटा वह भारतीय कलाकार हैं जो है बीसी सान्याल। 1905 में भी बटा भारत तब भी देखे, 47 में बटा तब भी देखे, 71 में बटा तब भी देखे। ऐसा कारनामा, ऐसा जो है प्रत्यक्षदर्शी इंसान बीसी सान्याल ही थे, भावेश चंद्र सान्याल ही थे।
शिव की मुखाकृति बहुत अच्छी रचना है, बहुत बार पूछी गई है, याद रखना है। बीसी सान्याल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। जेपी गांगुली और जो है किसके निर्देशन में? तो जेपी गांगुली और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में। आगे बात करते हैं 1929 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय की आवच्छ प्रतिमा, जिसे हम लोग बस्ट साइज मूर्ति कहते हैं, किसने बनाया? तो लाहौर में लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु के बाद जो है डाटा बनाया जाता है बीसी सान्याल के द्वारा। बीसी सान्याल ने ही लाला लाजपत राय की जो है प्रतिमा बनाई थी। 1937 ईस्वी में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? बेटा लाहौर कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का काम भी बीसी सान्याल का ही रहा है। बीसी सान्याल फेमस नाम है, एक खास नाम है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है भारत विभाजन के पश्चात बीसी सान्याल अपनी पत्नी स्नेहलता सान्याल, जिसे हम लोग गज़ल गायिका और रंगकर्मी के रूप में जानते हैं, अपनी पुत्री अम्बा सान्याल प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, डिजाइनर हैं। 2008 में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिल चुका है किसे? पुत्री अम्बा सान्याल को। तो उनके साथ कहाँ आ गए? तो बेटा बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल मूल रूप से दिल्ली पहुँच गए थे, दिल्ली आ गए थे, ठीक है। दिल्ली से इन्होंने आगे का काम स्टार्ट रखा। सान्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला बेटा? तो नई दिल्ली में जो है गोल मार्केट है, गोल मार्केट में बीसी सान्याल ने अपना स्टूडियो खोल रखा था। आगे नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की थी? तो नई दिल्ली में गैलरी 26 को भी इस्टेब्लिश करने का काम, गैलरी 26 को इस्टेब्लिश करने का काम बीसी सान्याल का ही रहा है, यानी भावेश चंद्र सान्याल का ही रहा है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि 25 मार्च 1949 को नई दिल्ली में दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने की थी? बेटा दिल्ली शिल्प चक्र को इस्टेब्लिश करने का काम बीसी सान्याल का ही रहा है, यानी भावेश चंद्र सान्याल का ही रहा है। बीसी सान्याल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया जाता है? 1984 का दिन होता है वो। दृश्य कला में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ललित कला अकादमी फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम बीसी सान्याल को कब दिया गया? तो 1980 में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी इन्हें फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम का डाटा भी मिल चुका है बीसी सान्याल को, यानी भावेश चंद्र सान्याल को। कब मिलता है? 1880 में। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म है डांस ऑफ द विंड। डांस ऑफ द विंड में किसने कलाकार में अभिनय किया था? बेटा डांस ऑफ द विंड में मूल रूप से बीसी सान्याल ने एज अ कलाकार, एज अ अभिनेता के रूप में कार्य किया है। 1998 ईस्वी में बीसी सान्याल की आत्मकथा आती है द वर्टिकल वुमेन। द वर्टिकल वुमेन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया जाता है बेटा, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। बीसी सान्याल का निधन कब होता है बेटा? तो 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। आप जानते हैं गोल मार्केट में इन्होंने अपना जो है स्टूडियो भी इस्टेब्लिश किया था। तो दिल्ली में ही इनका निधन होता है भावेश चंद्र सान्याल का। बहुत खास व्यक्ति थे बेटा, अच्छे चित्रकार थे और मूर्तिकार थे। बीसी सान्याल थे चित्रकार, उसके पास मूर्तिकार। तो पहले चित्रकार लगाया जाएगा, दूसरे बात पे मूर्तिकार का टिक मारा जाएगा, लेकिन पहले चित्रकार ही होंगे। जैसे डीपी राय चौधरी में अगर पूछा जाए तो पहले मूर्तिकार होंगे, दूसरे नंबर पर चित्रकार हैं वो, ठीक। शिव की मुखाकृति किसकी प्रसिद्ध रचना है बेटा? शिव की मुखाकृति हमने स्टार्टिंग में बताया था, बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। अच्छा, शिल्पी चक्र की अगर बात कर लेते हैं, नई दिल्ली वाला 1949 में जो इस्टेब्लिश होता है। तो भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भाग करके दिल्ली आए कलाकारों को नई दिल्ली में स्थापित किया। तो मूल रूप से शिल्पी चक्र को उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। शिल्पी चक्र की स्थापना कब होती है बेटा? तो ये होती है 25 मार्च 1949 को। शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी, जिसे हम लोग भावेश चंद्र सान्याल के नाम से जानते हैं। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में कौन कौन सा है? तो बेटा यामिनी राय हैं, धनराज भगत हैं, मूर्तिकार थे, प्राणनाथ मांगो हैं, कंवल कृष्ण हैं, के.एस. कुलकर्णी हैं, देवानंद कृष्ण हैं, जिसे हम लोग कमल कृष्ण की पत्नी मानते हैं, जय अप्पा स्वामी हैं, राम कुमार हैं, सतीश गुजराल हैं और जो है रमेश्वर बोटा हैं। तो ये लोग समाहित होते हैं शिल्पी चक्र में। शिल्पी चक्र की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की जाती है बेटा? तो 1949 ईस्वी में जो है मंगाई जाती है, जनपथ मार्ग नई दिल्ली में पहली प्रदर्शनी लगाई जाती है, लोग देखने आते हैं। आगे, शिल्पी चक्र किस सदस्य के ऊपर अभिव्यंजनावादी तथा प्रभाववादी का प्रभाव रहा है? तो के.एस. कुलकर्णी अभिव्यंजनावादी भी रहे हैं और प्रभाववादी भी रहे हैं और शिल्पी चक्र के सदस्य भी रहे हैं। तो ऐसा कारनामा केवल और केवल एक ही व्यक्ति के.एस. कुलकर्णी के पास रहा है। आगे बात करते हैं शिल्पी चक्र की। तो शिल्पी चक्र के किसी सदस्य ने मूर्तिकला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था बेटा? तो शिल्पी चक्र का वह सदस्य है धनराज भगत, जिसने मूर्तिकला के साथ साथ जो है इसमें परिवर्तन को दिखाने का प्रयास भी किया है। आगे, शिल्प चक्र के सदस्य ने विशाल भू आंचल और उसके जो है फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया है। तो जय अप्पा स्वामी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि विशाल भू आंचल है, उसमें फैली पर्वत श्रृंखलाओं को सहेजने का काम किया है।
आगे शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था राम कुमार हैं। शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो ग्राफिकार था कृष्ण खन्ना है। आगे बात करते हैं बीसी सान्याल के कुछ अच्छे चित्र, जैसे द फ्लाइंग बिजूका है बेटा, बहुत फेमस रचना है। चरवाहा है, निराशा और शांति का मार्ग है, उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी हैं, क्योंकि गोल मार्केट में इन्होंने अपना पहला स्टूडियो खोला। कलकत्ता की सड़क पे विश्राम करता सपेरा है। निज़ामुद्दीन के मेले हैं बेटा, बहुत फेमस नाम है निज़ामुद्दीन के मेले। चित्र किसके हैं, जो है आप जानते हैं बीसी सान्याल के हैं। धौलाधर पर्वत श्रृंखला है, पर्दे की ढकी नारी है, माँ और बच्चा है, किसकी रचनाएं हैं, तो ये बीसी सान्याल यानी भावेश चंद सान्याल की रचनाएं मानी जाती हैं। तो भावेश चंद सान्याल के साथ ही हम लोग इस वीडियो में जो है इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे विदा। जय हिंद।